हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मनु आपका फिर से स्वागत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल में। और आज का एडिटोरियल स्पेशल है। वैसे एडिटोरियल सारे ही स्पेशल होते हैं। और हमने लास्ट टाइम भी आपको जो एडिटोरियल दिया था उसमें भी काफ़ी सारी नई बातें हमने आपको बताई थी। और उसे कैसे पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे मार्क्स लेने हैं उससे, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपके साथ शेयर किए थे। अब ये शेयर किए, आपके फीडबैक अच्छे आए। जो लोग हैं उनने क्वेश्चन बना के भी बताए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मींस आंसर देना है आपको क्वेश्चन में से। और क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं अगर ये हमें पहले से पता हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत 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 सरल क्वेश्चन बन जाता है जिससे हम बहुत अच्छे से मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा परेशान करता है। एक्चुअली व्हाट हैपन इन 10th एंड 12th क्लास, वी फेस अ सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन in which we can just do as we want to do according to our choices। तो जिस के अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर देने होते हैं वो हमें पढ़ते पढ़ते मिल जाती है, तो हम बड़े अच्छे से उसे कर देते हैं। मगर बैंक और एसएससी में जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो ऐसे नहीं होते, और स्पेशली बैंक में जो आते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। उनके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है, और स्ट्रेटेजी फॉलो में सबसे पहला जो आपको रूल अपने जीवन में बनाना पड़ेगा, जो एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको, वो है रेगुलर एडिटोरियल पढ़ने का। आप एडिटोरियल पढ़िए, और एडिटोरियल को कैसे पढ़ना है ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसी तरीके से आपको उसे पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, उसका गैप नहीं देना है। ठीक है। इसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, एक तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होगा, और दूसरा आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखिए 90% जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो एडिटोरियल सेक्शन से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं? एडिटोरियल सेक्शन से ही आते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है हमारा, वो कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, और उससे रिलेटेड आज बहुत सारे फैक्ट हम आपको बताएंगे। तो आपकी जीएस के लिए भी एडिटोरियल का सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हेयर टू रीड एंड ऑब्जर्व द एडिटोरियल। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं, देखें आज क्या क्या खास है इसमें। तो टाइटल आपने इसका पढ़ लिया है, अब देखते हैं आज क्या है इसमें मिलने वाला है हमें। तो द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट एंड नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर। तो सबसे पहला जो दिया गया है यहां पे आप देखेंगे कैटलिस्ट। सो व्हाट्स अबाउट कैटलिस्ट? कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, जो किसी भी प्रोसेस की गति को तेज कर दे, बढ़ा दे, तो उत्प्रेरक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट। उसे कैसा होना चाहिए? गति बढ़ाए, ना कि वो पावर होल्ड करने के काम आए। तो यहाँ पे एक तो हल्का सा सटायर दिया है, और वो क्यों दिया है? क्योंकि जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में लोगों ने ये बोला है कि ये केवल राज्यों की जो सहकारिता है उस पर कंट्रोल करने के लिए ये मंत्रालय का गठन किया गया है, लेकिन सरकार कह रही है ऐसा नहीं है। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका एक एडिटोरियल सेशन है आज का। तो alongside the state and the market, cooperative play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दिया है कि स्टेट और मार्केट में कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, बड़ा रोल प्ले करती हैं कंट्री के डेवलपमेंट में, बट आर सेल्डम द फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग। मगर उनके ना के बराबर जो प्लानिंग है, फोकस है जो प्लानिंग का, जो सहकारिता के क्षेत्र में होना चाहिए, वो ना के बराबर है। किसी सरकार ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया है। अब यहां से कुछ बातें होती हैं जैसे कोऑपरेटिव जो सहकारिता है, तो ये सबसे पहले किस पार्ट में यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। और अब ये 100% आना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस में ये 100% पूछे जाएंगे। अगर आप कोई स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन बनेंगे आपके, और अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि
जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 9B, उसके पार्ट 9B में हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती है। कौन से पार्ट में? 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती हैं। और जो आर्टिकल आते हैं वो 243 ZH से 243 ZT तक पहुंचते हैं। कहां तक जाते हैं? 243 Z है। ये आपको याद रखना है, अभी इसे ध्यान रखिए। एडिटोरियल के साथ जीएस आपने पढ़ी नहीं होगी अभी तक कहीं भी, मगर अब आप इसे ध्यान रखिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके काम आएगा कि ये जो 9B वाला पार्ट है ये 97 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। मतलब संशोधन, 97वां संशोधन जो था संविधान का, उसमें इसे जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? ये 2011 में इसे ऐड किया गया था। और 15 फेब 2012 को ये इफेक्ट में आ गया था। किस में आ गया था? इफेक्ट में आ गया था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आपको बहुत जरूरी हैं आना, और इनसे क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। सो नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट। हाँ, these are also very important point, but now we are discussing about the editorial, so let's go for it. So alongside the state and market, cooperative play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning. The creation of new union ministry to oversee the cooperative sector will redeem it. अब यहाँ पे जो क्रिएशन है नया यूनियन मिनिस्ट्री है ना, यूनियन मिनिस्ट्री का जो सरकार ने किया है, जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, उसमें नए मंत्री शामिल किए गए, तो वहां पे एक नया मंत्रालय भी बनाया गया, वो है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। तो ओवरसी द कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम इट। तो यहाँ पे क्रिएशन है जो न्यू यूनियन मिनिस्ट्री का, वो काफी ज्यादा ध्यान पूर्वक ओवरसी द कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम इट फ्रॉम नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे जो पहले उसके प्रति लापरवाही की गई उसे हटाने का प्रयास है ना। रिडीम का मतलब होता है भुनाना, किसी चीज को शुरू करना या निकालना। तो ये उस सेक्टर में से निकालने का प्रयास है जिसमें काफी ज्यादा लापरवाही बरती गई, जबकि देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डेवलपमेंट, स्पेशली इन स्टेट एंड स्मॉल विलेजेस। even cooperative are existing in the small villages in India and in large sector also. Just you know the name of Amul. तो अमूल को कौन नहीं जानता? ऑल इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अमूल का नाम सब जानते हैं। वो भी तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। तो इसलिए इतने बड़े स्तर तक पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मगर उन्हें जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था वो पिछली सरकारों ने नहीं दिया, और इस वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई और वो भ्रष्टाचार का काफी बड़ा अड्डा साबित हुई। तो उसी को लेके एक नया मंत्रालय सरकार ने गठित किया है। Critics fear that this ministry's purpose to concentrate even more power in the hands of center. अब जो क्रिटिक्स हैं यानी विपक्ष जो है वो कह रहा है कि इसका जो पर्पस है वो केवल ध्यान देना है किस पे? प्रपोज टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंटर। सेंटर के हाथ में बहुत सारी पावर आ जाएगी सहकारिता के रूप में। कोऑपरेटिव आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव जो है वो प्रभुत्व रखती हैं। डोमिनेंट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्रभुत्व। इन एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर में, क्रेडिट में और मार्केटिंग में, बट नॉट लिमिटेड टू दोज, सम आर बिग। मगर इससे भी जरूरी कुछ है, इतने ही नहीं है, कुछ और भी बड़ी हैं। जैसे इफ्को, ये आपने खाद के फर्टिलाइजर के क्षेत्र में सुना होगा, हैज अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर, इन मिल्क, कॉटन, हैंडलूम्स, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज, दे आर फॉर्मिडेबल। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है आपके कि आपको
ध्यान रखना है कि एक डोमिनेंट है किसमें, एग्रीकल्चर में, क्रेडिट में, मार्केटिंग में, मगर यहां तक लिमिटेड नहीं है ये क्या है, कुछ बिग भी हैं, जैसे इफ्को है जो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम कर रही है, मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल्स, ऑयल, शुगर एंड फिशरीज, दे आर फॉर्मिडेबल। अब यहाँ पे फॉर्मिडेबल का क्या मतलब आ रहा है, तो फॉर्मिडेबल मतलब काफी बड़े या जिनसे भय पैदा करने वाले, एक तरह से जो काफी बड़े जाइंट हो, जिसे एक तरह से बोला जाए जिससे टक्कर नहीं ली जा सकती, वो फॉर्मिडेबल होता है। क्या होता है, फॉर्मिडेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। As market conditions are evolving, cooperative in states such as Kerala have got into complex operation. अब जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन जो है वो घूम रही है, इवॉल्व कर रही हैं, कोऑपरेटिव जो है केरला में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो काफी बड़े स्तर पर भी जा रही हैं और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में। अभी तक क्या होता है कि क्रेडिट में, मार्केटिंग में है और सोसाइटी बना के अपने छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी है। कैसे, रनिंग आईटी पार्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क्स और मेडिकल कॉलेज भी रन कर रही हैं सहकारी संस्थाएं। अच्छा, सहकारी संस्थाएं होती क्या है, हमने वो तो आपको बता दिया था। तो सहकारी संस्थाएं एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सारी जो व्यवस्था है वो उसके सदस्यों के थ्रू होती है। उसमें जो सदस्य होते हैं उन्हीं को प्रॉफिट को लेके जो चलता है, और यहाँ पे किसी एक का प्रभुत्व नहीं होता, सबको बराबर का अधिकार होता है और सबके शेयर भी बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे more avenues expansion such as insurance remain untapped and the regulatory regime must evolve in step। अब यहाँ पे कुछ और भी जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो यहाँ पे एवेन्यू जो है उसका मतलब वैसे तो आपको नीचे मिलेंगे, यहाँ काम करने का तरीका होता है द मैनर ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मोर एवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन, काफी ज्यादा काम किए जा रहे हैं, सच एज इंश्योरेंस रिमेन अनटैप्ड। अब अनटैप मतलब जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में कोऑपरेटिव ने ध्यान ही नहीं दिया, अब वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। एंड द रेगुलेटरी रिजाइम मस्ट इवॉल्व इन स्टेप। और रेगुलेटरी जो रिजाइम है, रिजाइम मतलब शासन या पद्धति, किसी भी चीज की शासन या पद्धति, ठीक है, मस्ट इवॉल्व इन दिस स्टेप। द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द सेक्टर बिगेन इवॉल्विंग सिंस 1904 अंडर कॉलोनियल रूल। और पहली बार जो एक नींव रखी गई कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1904 में रखी गई, और कब थे वो, तो वो था 1904 में, और उस समय कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल मतलब हम उपनिवेश थे, मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे, कॉलोनी थे तो अंग्रेजों के गुलाम थे, उसे हिंदी में उपनिवेश बोला जाता है, कॉलोनियल। एंड इन 2002 द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा ना आपका कि कब ये पास किया गया था या पहली इसकी शुरुआत कब हुई, यहां से। तो बस ये आपको ध्यान रखना है पढ़ते हुए हमेशा कि हमें फोकस नहीं, जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन कौन कौन से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं वो निकालते चलना है हमें। एक्ट वाज पास टेकिंग इनटू अकाउंट द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या है, तो लिबरलाइजेशन मींस होता है उदारीकरण। उदारीकरण मतलब सरकार जब अपना होल्ड हटा लेती है कंपनियों पे से, अपने निवेश पे से, तो फिर उसे उदारीकरण बोलते हैं। मतलब सरकार से मॉनिटरिंग हो जाती है, डिसीजन लेने से लेके इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारे डिसीजन कंपनी के खुद के होते हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के होते हैं, और उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनका होता है, सरकार से मॉनिटरिंग करती है इसमें। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कोऑपरेटिव फॉल इन द स्टेट लिस्ट। अब यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये एक और क्वेश्चन बन जाएगा आपका इससे, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो हमारे यहाँ जो नीति निर्देश जो सब्जेक्ट हैं, तो राज्य के सब्जेक्ट हैं, है ना, और सेंट्रल के हैं, और कुछ जो हैं वो दोनों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का है। मतलब राज्य व्यवस्थाएं करता है, राज्य कानून बना सकता है इनके लिए।
of the constitution. The center will have to innovate to provide legal sanctity for the new ministry. अब सेंटर को ये तरीका निकालना पड़ेगा कि वो लीगल सैंक्टिटी मतलब कैसे कानूनी मान्यता दे न्यू मिनिस्ट्री को, क्योंकि कोऑपरेटिव तो राज्य में है, तो राज्य तो इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा ना सेंट्रल का। जिस विषय पे क्या होता है, हमारे यहाँ संघ सूची है, ठीक है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, 3 सूचियां हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें वही सब्जेक्ट है जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। और जो सेंट्रल वाली जो लिस्ट है जिसे हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, तो अब कुछ ना कुछ एक ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा जिससे न्यू मिनिस्ट्री को कानूनी वैधता मिल सके। अ सेपरेट मिनिस्ट्री कैन मार्शल द डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पे सेपरेट मिनिस्ट्री जो है वो क्या करेगी, वो तैयार, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे मार्शल, मार्शल मतलब तैयार करना किसी को कोई काम या एक्शन के लिए, ठीक है, मार्शल। तो मार्शल द डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर, तो यहाँ पे जो अभी तक जो कैपेसिटी को यूज नहीं किया गया है उसको कैपेसिटी को यूज करने के लिए एक एक्ट तैयार करेगा नया मंत्रालय, एक सेपरेट मंत्रालय ही दिया गया है। हाउएवर they said this move will turn disastrous if the attempt is to appropriate the political capital of the sector which is significant। और जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं ऐसा कि ये डिजास्टर्स होगा अगर अटेम्प्ट किया गया है पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए, कि जो गांव के लोग हैं उन्हें अपनी ग्रिप में लेने के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है, उनका ये कहना है। मगर सरकार का कहना है कि सहकारी समितियों को हमने अनदेखा किया है अभी तक जितनी सरकारें हैं, अब सहकारी समितियां ही गांव की आबादियों को रोजगार प्रदान करवाएंगी और उनकी पूरी मदद हम करेंगे, क्योंकि अभी तक वो जो काम कर सकती थी वो उन्हें कर नहीं पाई क्योंकि उन्हें बैकिंग नहीं मिली उस चीज की। तो यहाँ पे हम इसे ध्यान रखेंगे। Cooperative are not meant to operate by the market logic of maximizing profit, but to share the benefit to all stakeholder equitably। ये हमने आपको बता दिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, बाकी सारे जो शेयर होल्डर हैं उन्हें प्रॉफिट बराबर के लिए होती हैं कि सबको बराबर का हिस्सा मिले। Though not uniform across India, cooperative have made significant contribution in poverty alleviation, food security, management of natural resources and the environment। अब यहाँ पे पूरे इंडिया में तो कोऑपरेटिव का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब नहीं दिखता है, मगर कई जगह इसने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन है ना, एलिवेशन मतलब हटाना किसी चीज को, निवारण करना उसका, तो एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फूड सिक्योरिटी खाने के लिए, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक जो हमारे स्रोत हैं जो हमें मिले हुए हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनके एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन तक इसमें सोसाइटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप जुड़े हुए हैं किसानी से, आपका बैकग्राउंड किसी गांव से आता है, तो आप देखेंगे कि कई जगह लोग अपना जो अनाज है वो सीधे सोसाइटीज को बेच देते हैं, सोसाइटीज उन्हें पैसे दे देती हैं अच्छी रेट के, और फिर सोसाइटीज उसे बेच के खुद प्रॉफिट कमा लेती हैं। तो इससे किसानों को यहाँ तक आना या दूर दराज के किसानों को मंडी तक जाना, परेशान होना, ये सारी चीजें बच जाती हैं, ठीक है। True, the sector has become an instrument of patronage and pilferage। तो यहाँ पे सेक्टर जो है वो इंस्ट्रूमेंट बन चुका है पैट्रोनेज, पैट्रोनेज मतलब किसी की आर्थिक सहायता कर देना, एंड पिलफरेज चोरी चकारी करना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भाई जो लोग भ्रष्ट लोग हैं उनने सहकारी समिति बनाई थी, अब सहकारी समिति के पास पैसा है तो वो पैसा किसी जो उस सहकारी समिति में बहुत अपना होल्ड रखता है वो अपने यूज में ले रहा है पैसा। और पिलफरेज मीन्स होता है चोरी करना, वैसे छोटी छोटी चोरी करने के लिए आता है, मगर यहाँ पे ये है कि धन का जो यूज है वो गलत किया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन डिस्ट्रॉय द सेक्टर इन सम स्टेट्स। मिसमैनेजमेंट और करप्शन ने सेक्टर को कई स्टेट में पूरी तरह खत्म कर दिया है। द पोटेंसी ऑफ कोऑपरेटिव एज एन एपरेटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। अब यहाँ पे एपरेटस मींस क्या होता है, औजार, है ना, कोई सामग्री, औजार, या फिर किसी काम करने के लिए बना हुआ कोई मशीन। तो यहाँ पे पोटेंसी जो कोऑपरेटिव की है वो अभी तक सिर्फ ऐसे औजार के लिए यूज की गई, कैसे,
पॉलिटिकल कंट्रोल इज पर्सनली नोन टू मिनिस्टर इन चार्ज अमित शाह। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि अब कोऑपरेटिव की जो पोटेंसी है उसे यूज करना कैसे करेंगे वो। तो इस तरीके से यूज करने के लिए मिनिस्टर और चार्ज जो अमित शाह हैं, जो कि ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, जब वो गुजरात में थे तब वो कोऑपरेटिव, तो उन्हें पता है कि इन सारी खामियों से कैसे निपटना है और इसे कैसे एक हथियार की तरह यूज करना है जिससे विकास और पॉलिटिकल ग्रिप बन पाए किसी पे। Besides serving localities and segment that market might ignore, जो आज तक लोकलिटी और सेगमेंट ने जो अभी तक इग्नोर किए गए हैं, अवहेलना जिनकी की गई है, वो सारे सेक्टर अब कवर हो सकते हैं। कोऑपरेटिव आर आल्सो इफेक्टिव इन मेडिटेटिंग मीडिएटिंग पॉलिटिक्स एट द लोकल लेवल आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। कोऑपरेटिव काफी इफेक्टिव हैं कि पार्लियामेंट मतलब संसद के बाहर भी पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा लोगों तक फैला सके, मीडिएट कर सकें कि भाई सरकार क्या योजना लेके आ रही है, क्या करे, और यहां से सरकार की जो पॉलिसीज है नई वो पहुंचा सकती है सरकार। और उसका भी एक कारण है, इसलिए जो क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि ये सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। Despite regulatory oversight by the RBI and state, there is considerable autonomy for the sector which is often misused. अब यहाँ पे ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जांच परख करना बाय द आरबीआई एंड स्टेट। देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब आजादी। तो यहाँ पे उनके सदस्यों को इतनी आजादी, जबकि ऑडिट होती है, आरबीआई भी देखती है सहकारी जो बड़ी समितियां कि उनमें कोई गलती तो नहीं है, मगर फिर भी इतनी स्वायत्ता है उनके पास, इतनी आजादी है उनके पास कि वो हमेशा मिसयूज करते हैं अपने अधिकारों को। द रेमेडी इज नॉट एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट्स फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे द प्रमाइस ऑफ अ कोऑपरेटिव इज दैट डिसीजन आर मेड बाय दोज अफेक्टेड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है रेमेडी जो है वो ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री है एंड डिक्टेट्स है दिल्ली से। तो यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ओवर आर्चिंग है उसका मीन्स सबसे पहले तो ये इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, द रेमेडी इज नॉट एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट। डिक्टेट मतलब एक डिक्टेटर का नाम आपने सुना होगा, है ना, तानाशाह। तो जो आदेश आते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रॉम दिल्ली। तो रेमेडी इज नॉट एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट फ्रॉम दिल्ली। रेमेडी जो करना है वो ये नहीं है कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बनाई जाए, जब या फिर जो आदेश है उनका पालन किया जाए। ठीक है, मतलब कुछ सरकार अपने पर्सनल यूज के लिए ना करे, अपनी पार्टी की भलाई के लिए ना करे। द प्रमाइसेस ऑफ अ कोऑपरेटिव इज दैट डिसीजन आर मेड बाय दोज अफेक्टेड बाय देम। तो यहाँ पे ये है कि प्रमाइसेस मतलब जो परिसर है कोऑपरेटिव का, उसमें जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो जो उनके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा किए जाएं। The case for transparency and efficiency in the sector is strong. That goal must be pursued not by scaring the very soul of the sector, but by advancing the cooperative spirit. और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी जो है मतलब पारदर्शिता और उसकी काम करने की क्षमता जो है, सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, दैट गोल मस्ट बी परस्यूड नॉट बाय स्केयरिंग द वेरी सोल। इससे बिल्कुल इसके साथ चलना चाहिए, मगर इस वजह से नहीं कि आप उसकी जो जिस वजह से कोऑपरेटिव बनाए गए थे उसकी सोल को, मतलब उसके जो उसका लक्ष्य है बनाने का जो मोटिव है उसे मार दो, सिर्फ अपने यूज के लिए नहीं, जबकि आप एडवांसमेंट दो, उन्हें आधुनिक बनाओ जिससे कोऑपरेटिव स्पिरिट भी आगे बढ़े और लोगों को उसका फायदा मिले। द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी अ कैटलिस्ट। तो जो नई मिनिस्ट्री है वो वाकई में कैटलिस्ट कर सकती है, मतलब उत्प्रेरक, जो क्या कर देंगे, किसी भी चीज की गति को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो जब हम H2O मतलब पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक स्पार्क की जरूरत होती है, वो उत्प्रेरक होता है, क्रिया बढ़ा देता है ना। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो उत्प्रेरक है, मतलब किसी चीज की जो प्रोसेस है उसे तेज करेगा, इट विल इंक्रीज द प्रोसेस। तो बट इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज ए कमांड अथॉरिटी। अब फैशन, वैसे फैशन नाउन है ना, मगर यहां पे इसका मतलब है काम करने का तरीका। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं हिंदू वोकैबुलरी बड़ी स्पेशल होती है। तो फैशन इटसेल्फ एज ए कमांड अथॉरिटी, इसे ऐसा अपने आप को नहीं बनाना चाहिए जो कमांड अथॉरिटी हो।
जबकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए कि जो काम हो रहा है उसे स्पीड लाई जा सके, उन्हें बैकिंग मिल सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो देखिए कितना अच्छा आज का एडिटोरियल था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये। और इंटरेस्ट वाली बात है कि इंटरेस्ट आप कितना डेवलप उसमें कर पा रहे हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं, इसलिए हम हिंदी का यूज ज्यादा करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को समझ में आए उसे, है ना, आप उसमें इंटरेस्ट कर पाए। धीरे धीरे हम लोग इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से ही इसे पढ़ा करें, ठीक है। सो ये आज के लिए काफी है। और बड़ा एक हम हमेशा आपके लिए जो भी एडिटोरियल लेके आते हैं वो एक अच्छा होता है, आपकी जीएस लेवल भी बढ़ाता है और वोकेबलरी भी बढ़ाता है। तो आज अगर हम वोकेबलरी देखें तो एवेन्यूज, अनटैप, मार्शल, एलिवेशन, पिलफ्रेज, ओवरसाइट, ऑटोनॉमी, ओवरआर्चिंग, डिक्टेट्स, कैटलिस्ट, ओवरसी, रिडीम, नेग्लिजेंस, फॉर्मिडेबल, रिजाइम, लिबरलाइजेशन, सैंक्टिटी, फैशन और एपरेटस। देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड मिले आपको, और इन्हें आप अच्छे से याद कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए, और हर हर एडिटोरियल सेशन के बाद ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से निकाल पाए और फिर उनके आंसर लिखिए। आप देखिए आने वाले कुछ दिनों में आप हमें बड़ा वाला थैंक्स बोला करेंगे, और इस बात पे ध्यान रखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए कभी भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हमें आज्ञा दीजिए, अब हम लोग कल मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। और एडिटोरियल 5 डेज का ही रहता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए फ्राइडे तक ही एडिटोरियल होते हैं, मगर उसमें हम आपको काफी अच्छी वॉकअप देते हैं और नॉलेज भी देते हैं, बस इसे ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि यही हम लोगों को बूस्टअप है कि अगर आप लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो हम लोगों को और अच्छा करने की एक प्रेरणा मिलती है, ठीक है। So if you want to boost us, so just please go like, share and subscribe the channel. We are always with you till your selection. आपके सिलेक्शन तक हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। तो आप देख रहे थे ऑसम, और ऑसम के साथ अगर आप बने रहेंगे तो हमने आपको बताया है ऑसम पढ़िए, ऑसम बनिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।